न्यू पेंशन सिस्टम एक आंखों का धूल है। सरकार कहती है कि लाख करोड़ों मिल जाएंगे, आपका पैसा जब रिटायर होइएगा 50 लाख करोड़ों मिलेंगे। सब धोखा है। 10-10 साल, 12 साल, 15 साल रिटायर होने के बाद आदमी को 1200 रुपये, 2200 रुपये तक का पेंशन बना है। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगता है कि जो पेंशन है वो जरूर सरकार के लिए टेंशन बनेगी, क्योंकि लगातार सभी वर्ग के कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य तौर से उनकी एक ही मांग है कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए, क्योंकि ओपीएस जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, जो जबकि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो काफी तरीके से इन लोगों के जो है हक में बात नहीं करती है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि ये लोको पायलट्स हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग स्टेट से आए हैं और बहुत सारी मांगों को लेकर आप आए। सीधा सीधा इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि यही बेहतर तरीके से अपनी मांग के बारे में बता पाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम विश्वनाथ गुप्ता, लोको पायलट पैसेंजर सहारनपुर जी। तो क्यों आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए? मैडम, हम लोग लगातार सरकार के साथ जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं उसके माध्यम से लगातार हम लोग ग्रीवांसेस को रख रहे हैं सरकार के पास, मगर वो जो है रेलवे बोर्ड हमारी बातों को इग्नोर किए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बाध्य होकर के यहाँ पे आना पड़ा। क्या समस्या है? मुख्य मांगे हमारी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, हमारी ड्यूटी आवर को 8 घंटे लिमिट किया जाए। ऑन पेपर हम लोग सभी लोको पायलट्स का जो ड्यूटी है वो 7 घंटे 25 मिनट का है, लेकिन बाई रेलवे बोर्ड के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि आप 9 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का ऐसा काम है जो हमारे पीछे माल या फिर पैसेंजर की पूरी सेफ्टी निर्भर करती है। लेकिन 9 घंटे का आदेश आने के बावजूद भी जो प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो 2 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा कोई व्यक्ति अपने नियम को दिखाते हुए यदि 9 घंटे में गाड़ी खड़ी भी करते हैं तो भाई पनिशमेंट का डर उन्हें बुला लिया जाता है कि आप गाड़ी क्यों खड़ी किए। तो जो बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे, लेकिन एक खौफ पैदा करना कि 9 घंटे लेटर निकलने के बाद भी आप यदि गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ड्यूटी करनी है, मगर यदि हम उस पे क्लेम करते हैं कि हमें रिलीफ दीजिए तो हमारे साथ जो है वो कार्रवाई कार्रवाई किया जाता है। इसलिए हमें बाध्य होकर के 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। 18 घंटे किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, 9-10 घंटे में हम लोग गाड़ी खड़ी किए बाई रूल। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद किसी स्टेशन पे गाड़ी स्टेबल हो जाती है स्टेशन मास्टर के अंतर्गत। अब जब स्टेबल किए तो हम लोग को वापस घर आने के लिए सबसे पहले तो किसी गाड़ी को जल्दी देंगे नहीं, मतलब कोई ऐसा स्टेशन है जहां गाड़ियां खड़ी नहीं होती, तो हमारे लिए गाड़ी खड़ी होगी तभी तो हम आएंगे। अब वो कहेगा नहीं, माल गाड़ी तक को खड़ी नहीं करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने पे माल गाड़ी खड़ी किए, माल गाड़ी से हेडक्वार्टर तक आते आते भी समय लगा, ड्यूटी ऑफ किए ऑफिस जाके। मतलब कि एक व्यक्ति घर से बाहर निकला और घर आने तक 16 घंटे 17 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। 16 घंटे का मतलब ये नहीं कि हम 16 घंटे गाड़ी काम कर रहे हैं, 10 घंटे 11 घर पहुंचते पहुंचते का आपने पूरा ड्यूटी हुआ, 16-17 घंटे हो तो ये तो नियम भी है कि एक व्यक्ति जो है 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता दिन में। जी। ये किस तरह से आप लोगों को जो है बाधित किया जा रहा है? मैडम बताओ, 2000 जब रेल मंत्री ममता बनर्जी जी थी उस समय में यह एक रिजोल्यूशन लिया था, सरकार ने खुद लिख करके दिया था हाई पावर सेफ्टी रिव्यू कमेटी में कि 2020 तक 2020 तक लोको पायलट की ड्यूटी 8 घंटे तक सीमित कर दी जाएगी। मगर इस समय 2023 चल रहा है, हमारी ड्यूटी अभी भी जो है 12-12, 14-14, 16-16 घंटे तक काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती। तो ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में तब तरीके से दिखाया जाता है, देखिए वंदे भारत ला रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन जो बुलेट और ट्रेन के पीछे, वंदे भारत के पीछे जो लोग हैं उनकी ये दशा है। तो यही तो हम कहना चाहते हैं, सरकार से भी हम कर रहे हैं और हम देश के आम लोगों से भी कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करें, क्योंकि ये सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। हमारी ड्यूटी आवर को कम किया जाना चाहिए, हमारे साथ जो वर्किंग कंडीशन उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। हमारे पे भत्ते तो हम बात की बात करते हैं, सबसे पहले हम देश की आम लोगों को, जो गरीब जनता यात्रा करते हैं, उनके हम फ्यूचर के बारे में बात करें, उनके जान माल नुकसान न हो उसके बारे में हम चिंता करते हैं। इसलिए मैडम हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वाजिब सवाल है, जिनसे अगर 18-18 घंटे ड्यूटी कराई जाएगी तो ऐसे में जो है पूरी संभावना है कि कोई ना कोई हादसा होगा। मैडम मैं बताना चाहूंगा, अभी रेलवे ने एक ब्रेकिंग सिस्टम लाया है BMBS,
तो उसमें मालगाड़ियों में वो लगाई जा रही है BMBS सिस्टम, जिसके वजह से अभी जो है RDSO के साथ में ट्रायल हुआ और ट्रायल पे ये बात सामने आई कि ब्रेकिंग सिस्टम में कमी है। तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उस सिस्टम को रेलवे से बाहर कर देना चाहिए, परंतु अभी भी बाहर उसे नहीं किया गया है। कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ निर्देश के द्वारा उसे अभी भी चलाया जा रहा है, जो कि वो बहुत ही डेंजर है, गंभीर घटना हो सकती है। लग रहा है आपके आदि और बताना चाहूंगा, अभी देखिए सुल्तानपुर में घटना हुआ था जो है, तो हम लगातार रेलवे बोर्ड को लेटर लिख रहे हैं कि उस तरह की ब्रेकिंग सिस्टम को सिस्टम से हटा दिया जाए, परंतु अभी भी हमें बात किया जा रहा है कि आप उस गाड़ी को चलाइए, कम स्पीड में चलाइए। मैडम, कम स्पीड में भी तो ब्रेकिंग की जरूरत होती है। तो इस तरह से ढेर सारे मुद्दे हैं। यदि हम मुद्दों की बात करें तो हम कुछ मुद्दों को बताना चाहूंगा। मैडम, हमारी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है, जो DA होती है, वो 100% टैक्स फ्री होता है, परंतु हमारी जो छूट है वो 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 रुपये तक ही छूट है। हमसे ओवर जो है इनकम टैक्स कटौती की जा रही है। तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज आपको लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सरकार में रहते हुए, देखिए हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, हम वंदे भारत बार बार ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं जो उसको सही मायने में मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो आप जैसे लोग हो गए, पायलट हैं, उनके साथ इस तरीके का जो है एक वर्किंग उनका एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, लगता है सरकार? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हमारा देश रेलवे ट्रैफिक में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पहले आया है, और हमारे देश के बाद दूसरे कंट्री बहुत दिनों बाद आए, परंतु वो जो है आज 300 साढ़े 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड की गाड़ी चला पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी 160 से ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं, कारण कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं किया गया, वो फ्रेट फेयर और पैसेंजर फेयर्स को बढ़ाया नहीं गया। तो इस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए ताकि कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम स्पीड को बढ़ा सके। आप बुलेट ट्रेन लाएं, वंदे भारत लाएं, अच्छी बात है, परंतु जो एम्यूनिटी है आपके वर्कर्स का, वो चीज जरूर मिलनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मुख्य इश्यू ये भी है मैडम कि आज के समय में जो NPS है, NPS में हमारे एक लोको पायलट अभी 17 साल सर्विस करने के बाद वो जो है बाहर गए, उनको 3400 रुपये मात्र पेंशन मिल रहा है। 3400 रुपया, जिस लोको पायलट को 1 लाख रुपए सैलरी प्रति माह मिल रहा था, अब उसको 3400 रुपये मिलेगा, तो कैसे वो गुजारा भत्ता करेगा? वो 3400 रुपये में तो दूध भी नहीं खरीद पाएगा, जिसपे GST भी लग रही है। जी मैडम। क्या लग रहा है फिर ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि देखिए 2024 करीब है और ये आप ही नहीं, तमाम वर्ग के कर्मचारी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए। नई पेंशन मैम, नई पेंशन के बारे में आपको पता है नहीं? नई पेंशन सिस्टम, एक बात बताइए, जैसे आप लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम लोग FD करते हैं, तो आपको होता है ना चॉइस कि आप अपने पैसे को कहाँ लगाएंगे, कहाँ मुझे प्रॉफिट है। ये NPS ऐसा सिस्टम है, पैसे आपका चूज वो करेगी, और चलो ठीक है चूज कर दे तो कम से कम एक सिक्योरिटी मनी दे कि 60 साल बाद रिटायर होइएगा तो आपको ये मिलेगा। नहीं, वो पूरी ये कहता है कि आपका पैसा यदि शेयर मार्केट में डूब गया तो ऐसा भी संभव है, लिखा हुआ है कि आपको हो सके रिटायरमेंट पर कहा जाए कि भैया आपके पास 1 लाख रुपया बचा है, ले लो। तो ये रिस्क से कौन सेफ्टी देगा हम लोगों को? ये मांग है, या तो आप OPS लाइए, या जो पूरी NPS को आप छोड़ रखे हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, उसे आप कहीं ना कोई रास्ता दिखाइए। 10-10 साल, 12 साल, 15 साल रिटायर होने के बाद आदमी को 1200 रुपये, 2200 रुपये तक का पेंशन बना है। जब लोग नए थे, NPS वालों की संख्या कम थी, तब विरोध नहीं हुआ, जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आने लगा है अब रिटायरमेंट के बाद, तो रिजल्ट इतना भयावह है कि कोई भी आक्रोशित होगा कि जो व्यक्ति 50,000 और 60,000 का सैलरी ले रहा था, वो 3,000 में उसका गुजारा कैसे होगा? तो ये है सबसे खतरनाक है मैम NPS, न्यू पेंशन सिस्टम। एक आंखों का धूल है। सरकार कहती है कि लाख करोड़ों मिल जाएंगे, आपका पैसा जब रिटायर होइएगा 50 लाख करोड़ों मिलेंगे, सब धोखा है, कुछ नहीं NPS में। यदि अच्छा है मैडम, यदि NPS अच्छा है तो अच्छी बात है, हम लोगों को मिले, और जो देश के सारे राजनेता हैं उनको भी मिले, उनको भी मिले। कहाँ तक मतलब ये जो इतना भेदभाव होता है कि जो स्कीम बनाते हैं उनको कुछ और मिलता है, जो धरातल पर काम करते हैं उनको इतना मात्र जो एकदम कम मिलता है। बिल्कुल, यही जो है डिस्क्रिमिनेशन आज आक्रोश पैदा बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। यही चीज हमें आम लोगों को समझना होगा
जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, वो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी अपने लिए सॉफ्ट बनाते हैं, हमारे लिए हार्ड बनाते हैं। वो एक बार यदि एमपी बन जाते हैं तो उनका अलग है, दूसरे बार एमपी बनते हैं उसका भी अलग है, तीसरे बार एमपी बनते हैं वो भी अलग है, यदि मंत्री बन गया है तो और भी ऊपर है। बस ये तो सुविधाएं तीन तीन चार चार पेंशन एक ले रहे हैं। यदि आप सांसद बने तो एक, विधायक बने तो एक, यदि कहीं और कुछ बन गए तो एक व्यक्ति तीन तीन पेंशन लेंगे। हरियाणा में जैसे गाड़ी बंगला अलग। वो अलग। शपथ ले लिए, शपथ लेने के बाद अब 2 घंटे बाद हट जाइए, आपका पेंशन पक्का। तो ये कहाँ है सबका साथ सबका विकास? दूसरा चीज, सबका साथ सबका विकास यदि होता मैम, तो हमारे जो अभी अडानी साहब हैं, तो उन लोगों का, कोई भी, अडानी जी नहीं, कोई भी बड़े उद्योगपति, उनका लाखों करोड़ों पैसा माफ हो जाता है। लेकिन आप 5 लाख रुपया बैंक से कर्ज लीजिए, कितने सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, क्या मांगे जाएंगे, आपको 1,000 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उनका 5-5 करोड़ करोड़ माफ हो, आप लोग टीवी में सुनते होंगे। तो फिर कहाँ है सबका साथ सबका विकास? जो करोड़ों के मालिक हैं उनके लाखों माफ होंगे, और जो नहीं है उसके 1,000 भी माफ नहीं होगा। तमाम किसान, तमाम कर्मचारी आज जंतर मंतर पर आए दिन आते हैं और देश में बोला जा रहा है कि अमृत अब दबाना है ना मैम, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं, अब हम जो बोल रहे हैं वो आप दिखाएंगे तो ये आपका चौथा स्तंभ माना जाता है आप लोगों को, ये आपकी सच्चाई है। अब हमारे चौथा स्तंभ दिखा रहा है कि नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ आप यदि अपनी हमारी बातों को अभी आप दिखाएंगे, ये सच्चाई हुई। अभी इस बात को बहुत सारे जो है बोल रहे थे विपक्ष की सरकार को जो है बदनाम किया गया। मैडम, मैं खुद बोलना चाहूंगा, हम भी सब सरकार के अंग हैं, जो है हम भी देश के नागरिक हैं, जो है हम सरकार को, इसमें जो बैठे हुए हैं सारे बीजेपी विरोधी तो नहीं होंगे, कुछ बीजेपी को सपोर्टर भी होंगे, बीजेपी को वोट भी देते होंगे। मैं खुद बीजेपी को वोट देता था, मगर 2014 में सभी ने सपोर्ट किया था, सभी ने दिया है। तो मैं कहना यह है कि जो सरकार की जो सही पॉलिसी है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर यदि गलत पॉलिसी है उसको हम अपोज करेंगे, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। क्या लग रहा है 2024 तक अगर आपकी नहीं सुनी गई चुनाव आने, देखिए मैडम, तो मैं को टेंशन नहीं है? बिल्कुल मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, सभी कम से कम 6 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम डिक्लेयर कर दिया गया है। लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है, जो इनके वोटर हैं वो भी, मैं खुद वोटर हूं बीजेपी का, परंतु अब यदि इन्होंने 24 तक ओपीएस को लागू नहीं किया, एनपीएस को रद्द नहीं किया, तो हम इनके अगेंस्ट में वोट करेंगे और अपने रिलेटिव को करवाएंगे, बाकी और सारे लोगों को, तमाम लोगों को खड़ा करेंगे इनके विरुद्ध, जो है ये हमारा सौगंध है। आपको एक बात शायद नहीं पता होगी, कोरोना काल में हर साल हम लोग, हर कर्मचारी का डीए बढ़ता है। महंगाई के लिए डीए 4% 3% लॉसमेंट होता है। पिछले 18 महीने का डीए एरिया रख लिया गया। चलो कोरोना के स्थिति में, इंडिया इकोनॉमिकल स्थिति, चलो रख लिया गया, ठीक है। बाद में बोला गया था कि एरियस दिया जाएगा, वो भी रख लिया गया, ये कह के कि कोरोना के काम में आप लोग का जो पैसा बचा है वो लगा दिया गया। चलो संतुष्ट हुए कि हम लोग का पैसा कोरोना में लगा दिया गया, लेकिन संसद में बैठे हुए जितने व्यक्ति थे, कहाँ छोड़ दिया अपना पैसा? एक एक दिन का पैसा छोड़ा। हम लोग भी एक एक दिन का पैसा छोड़े, लेकिन एक दिन का पैसा छोड़ने के बावजूद भी वो हमारा डीए भी आप रख लिए। काफी समस्याएं और समस्याएं आपको चारों तरफ जो है दिखाई देगी। तमाम लोग यहाँ पर देखिए नाराज हैं सरकार से, और सबकी एक ही मांग है कि अगर 2024 तक देखिए इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इसका खामियाजा सीधा 2024 के चुनाव में सरकार को ये लोग देंगे। तो अब सरकार को तय करना है कि क्या सरकार अपनी सत्ता बचाते हुए लोगों की मांग, जो कि जायज मांग है, कोई ये लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, उसको सुनेगी। आप जिस तरीके से सरकार चलती जा रही है वैसे